हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रणव कुमार रॉय पीएम स्टडी जोन चैनल से। आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को विदेशी आक्रमण जो प्राचीन भारत के समय में हुआ था, विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। विदेशी आक्रमण, जैसा आप लोग जानते हैं, भारत में सर्वप्रथम ईरानी आक्रमण हुआ था। भारत में सर्वप्रथम ईरानी आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? 526 ईसा पूर्व में। 526 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम ईरानी आक्रमण 526 ईसा पूर्व में हुआ था। इस ईरानी आक्रमण होने का विशेष कारण था। कारण ये था, उत्तर पश्चिम के जो प्रदेश थे वहाँ कोई एक राजा ऐसा नहीं था जो पूरा सम्राट बनाकर रहता या कोई बहुत बड़ा साम्राज्य था, ऐसा नहीं था। वहाँ के जो सिंध, कंबोज, गंधार के जो राजा थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे और बहुत ही कमज़ोर शासक थे। एक दूसरे का मदद ना करके एक दूसरे से ही उलझे रहते थे और एक दूसरे का साम्राज्य ही छीनना चाहते थे, जिसका फ़ायदा उठाकर ईरानी ने आक्रमण किया। कहाँ? उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में, सिंध वाला क्षेत्र में, जो भी पाकिस्तान का क्षेत्र है। ईरानी आक्रमण हुआ। कौन किया था? उसका नाम डैरियस प्रथम था। डैरियस प्रथम। ईरानी आक्रमण का नाम क्या था? डैरियस प्रथम, या इसी को दारा प्रथम कहा जाता है। दारा प्रथम। जब भी आपको अगर क्वेश्चन आए जो भारत में सबसे पहले कौन विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो डैरियस प्रथम रहेगा या दारा प्रथम रहेगा। कब किया गया था? 526 ईसा पूर्व में। इसका एक ही कारण था, जो भारत में कोई एक बड़ी साम्राज्य उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में नहीं थी, जिसके कारण ईरानी आक्रमण हुआ। और लगभग ये सब 200 वर्षों तक, लगभग 200 वर्षों तक भारत पे राज किए। पश्चिम वाला क्षेत्र में छोटे छोटे बटकर 200 वर्षों तक। कितना? 200 वर्षों तक। 200 वर्षों तक राज किए। इनके आने से विशेष कोई प्रभाव भारत पे नहीं पड़ता है, विशेष कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन एक लिपि वहाँ से यहाँ आने के दरम्यान एक लिपि का निर्माण होता है वहाँ के लोगों के द्वारा। यहाँ एक लिपि का विकसित किया जाता है जिसे हम खरोष्टी लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? खरोष्टी लिपि। ये ईरानियों के द्वारा ही भारत लाया गया था। क्या? खरोष्टी लिपि। इस लिपि में ये था जो ये दाएं से बाएं लिखा जाता था, दाएं से बाएं लिखा जाता था। जैसे अरबी लिपि लिखा जाता है दाएं से बाएं, अरबी लिपि इसी प्रकार का ये खरोष्टी लिपि ईरान का ही दिया हुआ है। खरोष्टी लिपि का प्रभाव हम अशोक के अभिलेख में भी देख सकते हैं। ईरानी के आने से कोई विशेष प्रभाव भारत पे नहीं पड़ा। उसके बाद, इस आक्रमण के बाद भारत में 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है? सिकंदर का आक्रमण होता है। सिकंदर महान, सिकंदर का आक्रमण होता है। सिकंदर का आक्रमण होने का ये जो था, ये मकदूनिया का राजा था। यूनानी आक्रमण हुआ। क्या हुआ? यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण हुआ। ये मकदूनिया का राजा था। मकदूनिया एक छोटा सा प्रांत था जहाँ के इनके पिताजी राजा थे। ये 20 वर्ष के आयु में इसके पिताजी का देहांत हो गया। सिकंदर महान का, सिकंदर विश्व विजेता जब 20 वर्ष के आयु का था तो इसके पिता का देहांत हो गया, तब ये मकदूनिया का राजा बना। और इसके मन में एक भाव जगा जो हम विश्व विजय करेंगे, विश्व फतह करेंगे, जिसके दरमियान यानी ईरानियों को जीत लिया, इराक को जीत लिया। ईरानियों और इराक को जीतने के बाद लंबा संघर्ष चला। ईरानी और इराक को जीतने के बाद भारत पे प्रवेश किया। भारत में कब प्रवेश किया? 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में भारत में प्रवेश किया। वो भी प्रवेश जो किया वो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र से ही प्रवेश किया, क्योंकि वहाँ के जो राजा सब थे वो एक कोई बड़ा साम्राज्य विकसित नहीं कर पाए। जैसे पूर्वी क्षेत्र में था मगध का साम्राज्य, वो एक महान साम्राज्य था जिसके कारण पूर्व की ओर से भारत पे आक्रमण नहीं हो पाया और पश्चिम की ओर से ही
आक्रमण होता था। आक्रमण के दौरान इसे तक्षशिला के राजा आंभी से इनका सामना हुआ। किनसे? आंभी से इनका सामना हुआ। आंभी ने आत्मसमर्पण कर दिया। आंभी आत्मसमर्पण कर देता है, सिकंदर के साथ ही जुड़ जाता है और उसके बाद इसका जो झेलम के क्षेत्र में प्रवेश होता है। सिकंदर झेलम के क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां इसका विरोध पौरस करता है। कौन? पौरस, जिसके साथ इसका बहुत बड़ा संघर्ष चलता है। झेलम का युद्ध इसे कहते हैं। पौरस और सिकंदर के साथ जो युद्ध हुआ था उसका नाम क्या था? झेलम का युद्ध, या इसे ही हम वितास्ता का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? वितास्ता का युद्ध। इस युद्ध में सिकंदर को एक कड़ा मुकाबला करना पड़ा। पौरस के साथ जो युद्ध हुआ इसमें एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ सिकंदर का, जिसके कारण उसके सेनाओं में भारत का सेनाओं का कुछ भय पैदा हुआ। इस युद्ध में यह हुआ था, जो झेलम नदी, उस समय बाढ़ का मौसम था, झेलम नदी उफान पे था। पौरस और सिकंदर के द्वारा कहा गया जो पानी खत्म हो जाएगा, झेलम नदी शांत हो जाएगी तो युद्ध होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिकंदर ने रात के समय में नदी पार करके पौरस पे आक्रमण कर देता है और पौरस की सेना हार जाती है। उसके बाद जब पौरस को बंदी बनाकर लाया जाता है तो सिकंदर कहते हैं हम तुम्हें क्या सजा दें। सिकंदर के द्वारा कहा जाता है पौरस को, तुम्हें हम क्या सजा दें? तो पौरस कहते हैं जो एक राजा दूसरे राजा को सजा देता है वही आप हमें सजा दीजिए। एक राजा दूसरे राजा को जो सजा देता है वही आप हमें सजा दीजिए। इस बातों से सिकंदर खुश हो जाता है, उसके साहस से खुश हो जाता है और इसे अपने में ही मिला लेता है। उसके बाद ये गंगा की क्षेत्र की ओर बढ़ता है, ब्यास नदी के पास। ब्यास नदी के पास पूर्व की ओर ये बढ़ता है। ब्यास नदी के पास इसके सेना के द्वारा ये कहा जाता है जो हम ब्यास नदी पार नहीं करेंगे, क्योंकि इन सबों को पता था गंगा के क्षेत्र में एक विशाल साम्राज्य का स्थापना था। विशाल साम्राज्य है जिसकी सेना विश्व के सेनाओं में गिनी जाती थी। वो कौन था? मगध के सेना। वहां का शासन था घनानंद का। तब सिकंदर के सेनाओं ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर देता है और वो युद्ध करने से मना कर देता है, जिसका एक ही कारण था, जो सिकंदर विश्व फतह करते करते इनका 10 साल हो चुका था। 10 साल से सिकंदर के सेना बराबर युद्ध करते आ रहा था, जिसके कारण वो लोग बीमारी से भी ग्रसित हो चुके थे और बहुत ज़्यादा थक चुके थे। अब सिकंदर की सेना युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। उसका एक भय ये भी था, घनानंद के सेना के बारे में बहुत ज़्यादा सुना गया था, मगध के सेना के बारे में। सिकंदर ने बहुत कोशिश किया अपने सेनाओं का आत्मबल बढ़ाने के लिए, लेकिन सिकंदर का सेना टस से मस नहीं होता है, वो ब्यास नदी पार नहीं करता है। अंततः सिकंदर को वापस जाना पड़ता है। वापस जाने के दरमियान सिंध वाले क्षेत्र में और झेलम के क्षेत्र में कुछ शहरों का निर्माण करता है। एक सिकंदर सिकंदरिया शहर का निर्माण करता है, सिकंदरिया शहर अपने नाम पर, और एक बोउफेकला जो उनके प्रिय घोड़े का नाम था, बोउफेकला। क्या? बोउफेकला के नाम पर शहर का निर्माण करता है। और जो जैसे आंभी उनके साथ जो युद्ध कर रहे थे, आंभी राजा, उनको कुछ क्षेत्र दे देता है, कुछ क्षेत्र पौरस को दे देता है। उसके बाद जो क्षेत्र बचता है उसे वो 3 भागों में बांट देता है और यूनान के 3 मंत्री जो थे उसके साथ जो रहते थे उसे वो यहाँ का अधिकारी बना देता है और वो वापस चला जाता है। वापस जाने के दरमियान उसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ? बेबीलोन में। उनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? बेबीलोन में। बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम जानते हैं सिकंदर के बारे में कुछ। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। इनके पिता का नाम था फिलिप्स। इनके पिता का नाम था फिलिप्स। इनके गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर के भारत आने से ये प्रभाव पड़ता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से ये सीखता है जो कैसे भारत के पश्चिमी क्षेत्रों पर आक्रमण करके हम विजित पा सकते हैं, और उसी विजित पाकर वो फिर घनानंद पे आक्रमण करता है। अंततः चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल आ जाता है। सिकंदर का वैसे कोई बहुत बड़ा साम्राज्य से टक्कर नहीं हो पाया, जिसके कारण उसे कोई भारत में बड़ा संघर्ष करना नहीं पड़ा। कुल वो भारत में कितने दिनों तक रहता है? 19 महीने तक। 19 महीने तक भारत में वो रहता है। कितना? 19 महीने तक। उसके बाद वो वापस चला जाता है। आज हम लोग क्या पढ़े? विदेशी आक्रमण के बारे में।
ये महाजनपद काल के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ते हैं। लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।